नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। धार्मिक संस्थाएं दिलाएंगी भारत को ड्रग्स से मुक्ति, एनसीबी ने किया समझौता, मिशन स्पंदन करेगा काम। जीडीपी के बेस ईयर को बदलने के लिए सरकार ने किया पैनल गठित, 2022-23 होगा जीडीपी का बेस ईयर। इन्फ्लेशन के साथ जीडीपी को एडजस्ट करने के लिए चेंज किया जाता है बेस ईयर। और मनरेगा को लेकर सरकार का बयान, आधार बेस्ड पेमेंट से आएगी पारदर्शिता, जॉब कार्ड डिलीट करने में नहीं है केंद्र की भूमिका। आइए शुरू करें। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। यह एमओयू मिशन स्पंदन के तहत किया गया है। इस पहल का आइडिया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। इस मिशन में जागरूकता, सामूहिक एक्शन और आध्यात्मिकता के जरिए ड्रग अब्यूज से निपटने का प्रयास किया जाएगा। मिशन स्पंदन का मकसद एक ड्रग फ्री भारत बनाना है। मिशन में एनसीबी के साथ इस्कॉन यानी द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और श्री रामचंद्र मिशन जैसी संस्थाएं शामिल हुई हैं। मिशन में एनसीबी के जरिए टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। वहीं ये आध्यात्मिक संस्थाएं ग्राउंड पर काम करके जागरूकता फैलाएंगी। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत आता है। यह संस्था नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए काम करने वाली शीर्ष कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। यह अपने जोनल ऑफिसेज के जरिए एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर भी काम करती है। भारत में संविधान के नीति निदेशक तत्व ड्रग्स पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 47 के मुताबिक राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, लेकिन इनको मेडिसिनल यूज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक पैनल का भी गठन किया गया है। इसमें आरबीआई, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और अकादमिक क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। वर्तमान में जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 है। सरकार इसे बदलकर 2022-23 करने का प्लान कर रही है। बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। जब सरकारें बेस ईयर को समय समय पर अपडेट नहीं करती तो जीडीपी का डेटा महंगाई के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाता। बेस ईयर जीडीपी की कैलकुलेशन में बेंचमार्क की तरह काम करता है। आइडियली बेस ईयर को हर 5 साल पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। आइए समझते हैं कि ये बेस ईयर का फंडा जीडीपी की गणना में कैसे काम करता है। मान लीजिए कि 2011-12 में देश में कुल 3 वस्तुओं का उत्पादन हुआ था। उस दौरान उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपए, तो ऐसे में कुल जीडीपी हो गई 300 रुपए। अब वर्तमान में इसी वस्तु का उत्पादन कम होकर 2 वस्तुओं पर आ गया, लेकिन एक वस्तु की कीमत बढ़कर हो गई 150 रुपए, तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 300 रुपए। इन आंकड़ों से लगेगा कि जीडीपी में न इजाफा हुआ है और न गिरावट, लेकिन यहीं पर बेस ईयर काम आता है। जब हम 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर वर्तमान जीडीपी का आकलन करेंगे तो कुल जीडीपी होगी 200 रुपए, क्योंकि 2011-12 में इसी वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। अब साफ है कि जीडीपी में गिरावट हुई है। आपको बता दें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर प्रोड्यूस किए गए सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। जीडीपी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट होता है। इससे अर्थव्यवस्था का आकार और ग्रोथ रेट का अंदाजा मिलता है। वर्तमान में भारत की जीडीपी लगभग 3.94 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और जीडीपी रैंकिंग के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से।
देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 2-3 दिसंबर को 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसी घटना घटी जो वैश्विक स्तर पर बड़ी रासायनिक आपदाओं के तौर पर आज तक दर्ज है। दरअसल 1960 के आसपास यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में एक कीटनाशक बनाने का प्लांट स्थापित किया था। कार्बारिल नाम का ये कीटनाशी MIC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड और 1-नेप्थॉल के रिएक्शन से तैयार किया जाता था। मेथिल आइसोसाइनाइड एक बहुत जहरीला कंपाउंड है। ये उच्च तापमान पर पानी के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड के प्लांट में जिस टैंक में MIC स्टोर थी उसमें पानी भर गया और ये गैस वेपराइज होकर आसपास के एरियाज में फैल गई। दावा है कि इस गैस से अन्य गैसों की तरह किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, इसलिए बहुत जल्द पता भी नहीं चला। ये गैस आंखों को इरिटेट करती है, लेकिन जिस वक्त गैस हवा में फैली ज्यादातर लोग सो रहे थे और ये घटना दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक बन गई। इस घटना पर कई सारी रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बारे में जो बातें बताई वो एक बेहद डरावना अनुभव था। यूनियन कार्बाइड ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया कि उस दिन प्लांट से कौन कौन सी गैसें लीक हुई थीं। इस वजह से हेल्थ वर्कर्स को घटना से प्रभावित लोगों को डील करने में भी बहुत मुश्किल हुई। इस घटना को 2024 में 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट के पास कई 100 टन कचरा जमा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कई याचिकाएं दायर की हैं। NGT और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मसले पर कई आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार इस जहरीले कचरे के केवल एक हिस्से का ही निपटान कर सकी है। आज भी उस एरिया की मिट्टी में कई टन भारी धातुओं का कचरा मौजूद है जो उस एरिया के पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर रहा है। क्रोमियम, तांबा, सीसा, पारा और निकेल को भारी धातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनका घनत्व पानी से कम 5 गुना होता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा को लेकर लोकसभा में एक जवाब दिया है। इसके मुताबिक मनरेगा जॉब कार्ड के डिलीट होने में केंद्र का कोई रोल नहीं है। जॉब कार्ड को डिलीट करने का काम कुछ कारकों के आधार पर राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। इन कारकों में फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड, यदि लाभार्थी एक पंचायत से दूसरे पंचायत में चला गया हो, या लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो, या लाभार्थी अब मनरेगा के तहत काम नहीं करना चाहता, या क्षेत्र को शहरी के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया हो। इन सारे फैक्टर्स के आधार पर राज्य सरकारें मनरेगा के जॉब कार्ड्स को डिलीट कर देती हैं। सरकार ने साफ किया है कि मनरेगा मजदूरी के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य बनाने और जॉब कार्ड हटाए जाने के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि मनरेगा को आधार से जोड़ने का काम केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। दरअसल 30 जनवरी 2023 को सरकार ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश पारित किया था। इसमें हर मनरेगा मजदूर के लिए 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर उनके फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन्हें मनरेगा वेतन देने के लिए किया जाता है। सरकार पर आरोप है कि इस आधार सीडिंग के चलते मनरेगा जॉब कार्ड्स डिलीट हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी हों। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, गरीब परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया करना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था और ये एक्ट लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है स्वेज नहर।
सुएज नहर एक कृत्रिम नहर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जुड़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया कराती है। सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया था। सुएज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर से यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। इस नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है। यह भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है पोर्ट सुएज और उत्तरी सिरे पर है पोर्ट सईद। इस नहर में झील भी है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उन्होंने कानून और साहित्य में शिक्षा प्राप्त की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके कार्यों में सत्य, अहिंसा, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए समर्पण दिखाई देता था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ। भारत और कंबोडिया ने संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण शुरू किया है। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसमें कंबोडिया और भारतीय सेना की 20 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। यह अभ्यास मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस पर केंद्रित है, जिसका मकसद आतंकी हमले के दौरान संचालन की योजना बनाने और सहयोग करने की है। साथ ही इसमें निगरानी, साइबर वॉर, हाइब्रिड वॉर, लॉजिस्टिक्स, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी चर्चा की जाएगी। यह अभ्यास 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें प्रिपरेशन एंड ओरिएंटेशन, टेबल टॉप अभ्यास और योजनाओं को अंतिम रूप देना शामिल है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ये दिन निःशक्त जनों के साहस, योगदान और नेतृत्व को सम्मानित करता है। इस वर्ष की थीम है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए निःशक्त जनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। इसके अलावा भारत में निःशक्त जनों के अधिकारों और इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देने के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि सुगम्य भारत अभियान और दीनदयाल दिव्यांग जन पुनर्वास योजना इत्यादि। रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर को हैदराबाद में पहले के मुकाबले ज्यादा देखा गया है। यह एक छोटा सा पक्षी है जो सर्दियों से बचने के लिए पूर्वी यूरोप से दक्षिणी एशिया में प्रवास करता है और भारत में मुख्य रूप से हैदराबाद की अमीनपुर झील इस पक्षी के लिए दूसरे घर जैसी बन गई है। इस पक्षी की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है और यह ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैचर परिवार से संबंधित है। इसमें विशेष रूप से मेल पक्षियों की गर्दन और ऊपरी हिस्से पर लाल नारंगी रंग होता है, जबकि फीमेल पक्षी भूरे रंग की होती है। इनके पंजे इन्हें विशेष बनाते हैं, जिनमें 3 पंजे आगे और 1 पंजा पीछे की तरफ होता है, जो इनकी पकड़ को मजबूत करता है। यह पक्षी अक्टूबर से मार्च तक भारत में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। उबर ने जम्मू और कश्मीर की डल लेक में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की है। इस पहल से पारंपरिक शिकारा को तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे पर्यटन में सुधार होगा। आपको बता दें कि शिकारा पारंपरिक कश्मीरी लकड़ी की एक नाव होती है जो डल झील और अन्य जल स्रोतों पर परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। यह नाव अपनी सुंदर डिजाइन और रंगीन सजावट के लिए जानी जाती है। शिकारा न केवल एक परिवहन का साधन है, बल्कि कश्मीर के पारंपरिक जीवन और संस्कृति का भी प्रतीक है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? दूसरा प्रश्न है, मिशन स्पंदन को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना, देश में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा के लिए या फिर महिला सुरक्षा के लिए? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। यह जिला उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? सही जवाब है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना या फिर बांदीपुर? सही जवाब है बांदीपुर। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।
ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।